जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसमें से इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में ये बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे, अर्थात जिताने की नहीं। और फिर इनका अर्थात सपा का अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बंटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में आपके देवरिया जिले के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा, अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह भी यहाँ शमशान घाट, कब्रिस्तान, कसाब, कत्लखाने व गुजरात के गधों आदि की भी घिनौनी राजनीति करने के साथ साथ अब प्रदेश के लिए दूध व दही की नदियां बहाने की आड़ में भी फिर से लोकसभा चुनाव वाले ही अच्छे दिन लाने की भी खूब हवाई व खोखली बातें क्यों ना कर ले, तो भी प्रदेश की जनता इस चुनाव में इनके कतई भी बहकावे में आने वाली नहीं है, अर्थात अब इनकी काट की हांडी यहाँ बार बार चढ़ने वाली नहीं है। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जो अपनी हर चुनावी जनसभा में ये कह रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आते ही दूध व दही की नदियां बहने लग जाएंगी, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, तो श्री अमित शाह बताए
कि वहां पर कितनी दूध और दही की नदियां बह रही हैं। और इतना ही नहीं, मैं श्री अमित शाह से यह भी पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों तक जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, तो अमित शाह ये बताएं कि 6 वर्षों के शासन काल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ की जनता के लिए कितनी दूध और दही की नदियां बहाई थी 6 वर्षों के अपने शासन काल में। ये भी बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बताना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कत्ल खाने को खत्म करने की बात करते हैं। मैं अमित शाह से ये भी पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में उनकी सरकार है, तो अमित शाह पहले ये बताए कि इन 4 राज्यों में उन्होंने कितने कत्ल खाने खत्म किए हैं, कितने बूचर खाने खत्म किए हैं, वो ये बताएं। मैं समझती हूं वो केवल यहां उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में जब उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं रहे हैं तो वो इस किस्म की घिनौनी हरकत कर रहे हैं, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए आप लोगों को उनकी हवाई व खोखली बातों के बहकावे में कतई भी नहीं आना है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था। इन्होंने लोकसभा आम चुनाव के दौरान सन 2014 में बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने, खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी जनसभा में आपके उत्तर प्रदेश में ये कहा था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री उस समय तो नहीं थे, चुनाव चल रहा था, ये श्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा आम चुनाव के दौरान इनका ये पहला मुख्य चुनावी वायदा था। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। ये भी इन्होंने लोकसभा आम चुनाव के दौरान कहा था, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आपके देवरिया जिले के गरीब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या इन 3.25 वर्षों में केंद्र की सरकार के दौरान, क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? या इन 3.25 वर्षों में किसी भी एक किसान का 1 रुपया भी कर्ज माफ हुआ है? मैं समझती हूं कि नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है। जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ
अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा पूरा मन बना लिया है। और अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वैसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जनपीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी कुछ भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। इसलिए अब इनको अपने विरोधियों पर खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी बोलने का अब नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने देश की जनता को अब तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा भी दी गई है, ये भी नहीं बताया है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर ही उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में ये भाजपा आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों का सरकारी नौकरी, इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन यहाँ